इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में शुरुआत की थी उसकी, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या और उनमें कौन कौन लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर को अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया है एरोमेटिक में, और साथ साथ जो क्लोरीनेशन है ये हमने डिस्कस किया था। ब्रोमिनेशन को हमने कहा था कि ब्रोमिनेशन जो है वो क्लोरीनेशन की तरह ही है, एक्सेप्ट देन कि जहाँ क्लोरीन लगना है वहाँ पे ब्रोमीन लगे। इसी क्रम में आज ये पुनः जो वीडियो है बचे हुए रिएक्शंस को नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन की चर्चा आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं आपके साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए। नाइट्रेशन जो है, बेंजीन में जब नाइट्रेशन आप करेंगे तो कौन सा ग्रुप आके लगेगा? नाइट्रो ग्रुप लगेगा। क्लोरीनेशन करते हैं तो कौन सा ग्रुप लगता है? कि क्लोरीन लगता है। ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमीन लगता है। और हमने आपको बता रखा पिछली बार कि फ्लोरीनेशन उस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, आयोडीनेशन भी नहीं आएगा। तब इस नाइट्रेशन में स्टेप सारे वही हर रिएक्शन में है। क्या हो रहा है कि पहले स्टेप में जो भी आप रिएजेंट ले रहे हैं उसके द्वारा आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। अगले स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है न्यूक्लियस पे, क्योंकि बेंजीन के पास लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन है और बनाता है एक इंटरमीडिएट जिसको हम अरेनियम आयन कहते हैं, और अंतिम में एक प्रोटॉन मीन्स H+ निकल जाता है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ये चर्चा हर रिएक्शन में है, कॉमन है। अब सवाल है कि इसमें जो हम H2SO4 और HNO3 कंसनट्रेट लेते हैं और फिर हम इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रेशन हो जाता है। होता एक्चुअली क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिलने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है नाइट्रोनियम आयन और दूसरा हाइड्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन बॉन्डिंग के कारण इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और जो हाइड्रोनियम आयन हो कैसा है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स कि इस रिएक्शन में आपने देखा था क्लोरीनेशन में एक ही इलेक्ट्रोफाइल Cl+ जनरेट हुआ था, ब्रोमिनेशन में केवल Br+, लेकिन यहाँ दो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहे हैं। तब देयर इज ए क्वेश्चन कि अब क्या होगा? क्या दोनों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेंगे? कम या ज़्यादा मात्रा में करेंगे? नो, इसमें सारा अटैक, प्रेफरेंशियल अटैक जो है वो नाइट्रोनियम आयन का इस बेंजीन पर होगा। एक कॉमन एग्जांपल से मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए कि आपने रोटी का टुकड़ा फेंका है और दो कुत्ते हैं, एक वीक है और एक जो है वो स्ट्रांग कुत्ता है। तो क्या दोनों आपस में समझौता करके रोटी खाएंगे या उस रोटी पर झपट्टा जो है वो स्ट्रांग वाला करेगा? कौन करेगा? नेचुरल है कि स्ट्रांग वाला करेगा। आप कहेंगे कि भाई ये फिर वीक वाला कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, सलूशन में पड़ा रहेगा। वो स्ट्रांग कुत्ता रोटी खाता रहेगा, वीक वाला कुत्ता पूंछ दबा के मुंह करके अपना बैठा रहेगा। ऐसा थोड़ा कि दोनों मिलकर यहाँ अटैक करेंगे। इसलिए प्रेफरेंशियल अटैक किसका होगा? नाइट्रोनियम आयन का, स्ट्रॉन्गर जो है। और तब फिर वही कहानी है कि एक इंटरमीडिएट बनेगा और उस इंटरमीडिएट को आपने कई बार देखा है, वो इंटरमीडिएट एक्चुअली कार्बोनियम आयन ही है, लेकिन सिस्टम एरोमेटिक होने के नाते उसका नाम है अरेनियम आयन। ये है आपका बेंजीन, जो कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज हो रहा है क्योंकि इसके पास लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका नाइट्रोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है बाय नेचर। ये क्या करेगा? अटैक करेगा इस न्यूक्लियस पर और देगा आपको एक इंटरमीडिएट। हर एक जगह HH मौजूद है, हमने आपको बताया है, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जो ही अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और NO2 इसके साथ लग जाएगा। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये आपका अरेनियम आयन है, दिस इज योर अरेनियम आयन।
एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। पिछले बार भी हमने बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 246 पोजीशन पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इट इज सफिशिएंट स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, एंड पॉजिटिव चार्ज रोटेटेड फ्रॉम 2 to 4 पोजीशन। पिछले बार हमने बताया, मैं बार बार आपको नहीं बता रहा हूँ, सिमिलर वे है जैसे आपने क्लोरीनेशन में देखा है। और ये जो अरेनियम आयन है जिसका पॉजिटिव चार्ज 246 पोजीशन पे रोटेट कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, अंतिम स्टेप में क्या हो रहा है, इससे एक H+ निकल जा रहा है, और तब क्या देगा, H+ निकल जाएगा और एरोमेटिसिटी फिर से आ जाएगी, और ये आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये नाइट्रो ग्रुप जब तक अकेला है तब तक सारी पोजीशन सेम है, चाहे नाइट्रो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, सभी का नाम नाइट्रोबेंजीन है। न तो कोई आर्थो है, न तो कोई मेटा है, और न तो कोई पैरा है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे देन द क्वेश्चन इज आर्थो, मेटा एंड पैरा। जब तक सब्स्टिट्यूएंट अकेला है तब तक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्थो, मेटा और पैरा, है ना। ये बार बार आप नेवर विल बी कंफ्यूज। तो दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। दूसरा जो रिएक्शन है वो है आपका नाइट्रेशन के बाद दूसरा जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में और बाकी के रिएक्शंस में एक अंतर है कि सल्फोनेशन में जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है। ये जो आपका सल्फोनेशन हो रहा है, दिस इज सल्फोनेशन। ये एफ कई बार एफ आता है, ब्रिटिश सिस्टम अलग है, अमेरिकन सिस्टम अलग है। कई बार हम लोग एफ को पीएच से रिप्लेस करते हैं अलग सिस्टम में, लेकिन बोथ आर द सेम। सल्फोनेशन में जो आपके पास रिएक्शन है वो हम कंसंट्रेट H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गर्म करते हैं। इस रिएक्शन में बाकी रिएक्शन में एक अंतर है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका मिलता है दिस इज सल्फोनिक एसिड, this is also known as benzene sulfonic acid or sulfonic acid, and this is a difference कि the reaction is reversible। किसी दिन हम लोग एनर्जी डायग्राम में देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट है वो एक्चुअली क्यों रिवर्सिबल यहाँ पे है। आज उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, किसी लेक्चर में हम लोग करेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा H2SO4 के द्वारा, वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, SO3। इट इज ए neutral electrophile, and due to this H is here, so this is your sulfonation। रिवर्सिबल होने के कारण जो ही ये थोड़ा सा बनता है प्रैक्टिकली, इसको हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, बनते ही हटाते रखते हैं, क्योंकि हटेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिवर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द सल्फोनेशन। नेक्स्ट टू रिएक्शंस आर एक्चुअली इन द name reactions, they are famous. They are known as Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts reaction। इसमें एक्चुअली दो तरह के हैं। एक का नाम है अल्काइलेशन, और जो दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है एसाइलेशन। जब बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप आके लग जाएगा तब उसको हम बोलेंगे अल्काइलेशन, और जब एसाइल ग्रुप मीन्स RCO ग्रुप आके लग जाएगा तब उसको हम बोलेंगे एसाइलेशन। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ही आएंगे, एंड दे आर वेरी फेमस, particularly in conversion also they are very famous। और मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहा हूँ। पहले अल्काइलेशन को
और फिर एसाइलेशन को। मान लीजिए आपको बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज जनरल रिएक्शन, दिस इज बेंजीन। इसमें आपको अल्किल हैलाइड लेना है RX, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए एक लीविस एसिड चाहिए लाइक AlCl3, और गर्म करना है आपको, और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्काइल बेंजीन। इससे आप इथाइल प्रोपाइल कोई बेंजीन बना सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इट इज़ वेरी फेमस इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यूइन, दिस बेंजीन। जब आप इसमें CH3Cl और AlCl3 डाल के गर्म कर देंगे तो ये देगा आपको, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। बाकी जितने ग्रुप लगे रहेंगे, अगर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल बेंजीन, बाकी का तो नाम लेंगे, लेकिन CH3 अगर लगा है तो मिथाइल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। द टॉल्यूइन इज मोर फेमस इन कंपेरिजन टू द मिथाइल बेंजीन। तो ये कन्वर्जन में आ भी सकता है। इसमें वही कि जो AlCl3 है, इसका क्या रोल है, ये AlCl3 इस बॉन्ड को पोलराइज हेट्रोलिटिक वे में करेगा और आपको देगा एक इलेक्ट्रोफाइल। आप देखें क्या हो रहा है, CH3Cl में जो AlCl3 है, ये मिलने के बाद देगा आपको CH3 प्लस AlCl4 माइनस। बाकी का सिस्टम वही सेम है, आपने अभी भी देखा, बार बार आई एम नॉट गोइंग इन रिपीटेशन, कि अगर Cl प्लस है तो बेंजीन के ऊपर क्या लग रहा है, Cl आके लग रहा है। Br प्लस है तो Br आके लग रहा है। इसी तरह जब CH3 प्लस है तो क्या आके लगेगा, CH3 आके लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे अल्काइलेशन। दूसरा जो है वो एसाइलेशन है, और एसाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अल्काइल ग्रुप के बदले जो रिएजेंट लेते हैं वो RX न लेके, बल्कि एसाइलेशन में हम लोग एसिड क्लोराइड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड मीन्स RCOCl, और तब ये जो RCOCl है ये AlCl3 के साथ मिलके ये क्या देगा आपको, RCO प्लस, दिस इज एसाइलिनियम आयन एंड प्लस AlCl4 माइनस। और तब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में इससे दो कंपाउंड आते हैं, दोनों ही कंपाउंड हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो है आपके एग्जाम में आएगा, इम्पॉर्टेंट है, उसका कॉमन नेम है कि एसिटोफिनोन। तो आप एस्टोफिनोन कैसे बनाएंगे, एग्जाम में आएगा, आपको आ सकता है कि कैसे आप एस्टोफिनोन बनाएंगे। तो एस्टोफिनोन बनाने के लिए आपको यहाँ जो है ये COR है, तो COR के बदले यहाँ पे COCH3, इसको बोलते हैं एस्टोफिनोन। ये कीटोन है, एसिटोफिनोन, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है। और इसमें हम लोग लेते हैं CH3COCl प्लस AlCl3। नाउ दिस CH3COCl क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, और IUPAC नेम में 1-2 कार्बन है तो इसको हम लोग इथेनॉइल क्लोराइड, नाइल नहीं बल्कि नॉइल क्लोराइड नॉमेनक्लेचर हमने बताया है आपको। और तब ये एस्टोफिनोन बनेगा। और एक दूसरा कंपाउंड पूछते हैं कि बेंजोफिनोन कैसे बनाएंगे, तो सिमिलर वे में कि अगर आप C6H5COCl ले लें और AlCl3 ले लें, C6H5 मीन्स फिनाइल ग्रुप है यहाँ पे, तब क्या आएगा, C6H5CO आएगा, तो ये बनेगा आपका CO, और C6H5 भी लिख सकते हैं और उसको हम स्ट्रक्चर वाइज भी लिख सकते हैं। ये है आपका बेंजोफिनो, तो दीज रिएक्शंस जो हैं ये सारे के सारे किस कैटेगरी में हैं, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं। सब में एक ही प्रोसेस हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आगे चल के देखेंगे
कि ऐसी कंडीशंस जो इलेक्ट्रोफाइल को जितने आसानी से जनरेट कराएंगी उसमें रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। उसको हम एक हेडिंग में यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आज ही कि रिएक्टिविटी फिर क्या होगी। इससे क्वेश्चन आएगा। रिएक्टिविटी का मतलब है कि कौन हमारा बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फेनॉल है, एनलीन है, नाइट्रोबेंजीन है, तो कौन आसानी से रिएक्शन देगा। जो जितनी आसानी से रिएक्शन देता है इसका मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या है, ज़्यादा है। अगर आप मिला के रख देते हैं, कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन की जब उसको 2 घंटा गर्म करने पे हो रहा है, 3 घंटा गर्म करने पे हो रहा है। मैंने एक लेक्चर में आपको समझाया है कि रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी का मतलब यही है कि जितनी आसान शर्तों पर रिएक्शन होगा, समझिए कि रिएक्टिविटी क्या है, उतनी ही ज़्यादा है। तब ये हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी का कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा रिएजेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। एक एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ चर्चा करें। ये लॉजिकल है, आपको समझ में भी आ रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, वो इस बेंजीन पर अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है। अगर बेंजीन के पास ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस में, त्यों त्यों अटैक नेचुरली क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। और ज्यों ज्यों यहाँ पे डेंसिटी कम होती जाएगी, त्यों त्यों फिर अटैक क्या होता जाएगा, धीमा होता जाएगा। और ऐसे में आपको एक सेंस है, आपको एक ज्ञान है कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बेंजीन के ऊपर लगने पे इलेक्ट्रॉन देते हैं। चर्चाओं में मैंने कई बार बताया है, और उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और वे लोग जो इलेक्ट्रॉन को लगने के बाद विड्रॉ करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहते हैं। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो डोनेटिंग कैपेसिटी है वो OH की क्या है, ज़्यादा है। बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और सपोज़ कि हमारे पास क्या बोलते हैं CH3 है, तो R लोग जो है माइल्ड हैं, और इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन, ये लोग तो डोनेटिंग ग्रुप है, और विड्राइंग ग्रुप जो है वो क्या है, रिएक्टिविटी को डाउन करेंगे। तो जनरल रूल कि बेंजीन के ऊपर ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता जाएगा, ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग लगता जाएगा, त्यों त्यों रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी। अगर आपको पता है कि कोई आपको जाना है, कहीं खाने जाना है, दावत में जाना है, और आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पे अच्छा से अच्छा खाना है, तो आपकी स्पीड पैर की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आपको कोई आके सूचना दे दे खाना ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है, कुछ है ही नहीं है, 2-4 पूड़ी बची है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। वही हाल यहाँ पे है कि ज्यों ज्यों बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यों ज्यों यहाँ बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स कि अगर आप जनरल देखें, एक क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए आपसे कहता है कि भाई नाइट्रेशन कराना, आपको पता है कि नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको पूछता है कि नाइट्रेशन इस फेनॉल में फास्ट होगा, कि नाइट्रेशन टॉल्यूइन में फास्ट होगा, या फिर बेंजीन में फास्ट होगा, या फिर नाइट्रोबेंजीन में फास्ट होगा, कहाँ फास्ट होगा। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं लेकिन माइल्ड हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, इसमें होगी। इसमें होने का मतलब कि आसान शर्तों पर रिएक्शन हो जाएगा। नाइट्रेशन कराएंगे आप, एकदम बहुत थोड़ा सा गर्म करेंगे, हो जाएगा। यहाँ आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर किसका होगा, इसका होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप कह सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए क्या आपके पास जनरल कॉन्सेप्ट है? सीधी सी बात है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आप कन्वर्जेंस में इस ज्ञान का उपयोग देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपकी इस चर्चा को
बढ़ा रहा हूँ। ये जनरली कि नाइट्रेशन जो हम करते हैं फेनॉल का और बेंजीन का नाइट्रेशन आपने किया, आपने HNO3 डाला, H2SO4 डाला, गरम किया, आप देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन, ये चूंकि हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब आपको फर्दर नाइट्रेशन करना है, HNO3 आपने फिर डाला, फिर H2SO4 डाला। अब रिएक्शन होना कठिन होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ आसान है, क्योंकि यहाँ अगर कोई देने वाला ग्रुप नहीं लगा तो कोई लेने वाला भी नहीं लगा है, लेकिन यहाँ जब लेने वाला लग गया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई। अब अटैक यहाँ पे जो होना है उसकी स्पीड धीमी होगी, और तब अटैक कराने के लिए हम क्या करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे हम रिफ्लक्स कराते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके नाइट्रोबेंजीन बनता है। जब हम दोबारा नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो हमको और टफ कंडीशन में हमको जो नाइट्रेशन है और स्ट्रॉन्ग, हमको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं, और तब हम नाइट्रेशन जो कराते हैं ये और ज़्यादा टाइम तक इसको गर्म करते हैं, तब हमको 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बनती है। और पुनः अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास 1,3,5 नाइट्रोबेंजीन बन जाए, दिन भर गर्म करते रहिए, कितनी भी स्ट्रॉन्ग HNO3 H2SO4 लगाइए, कितना भी जोर लगा लीजिए, ये बनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी मेहनत की है तो ये बन गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो गई है कि अब फर्दर रिएक्शन होने की हालत नहीं है। जैसे आप देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल, जो लोग गाँव में बिलोंग करते होंगे, कि कोई बैल कमज़ोर है तो उसको क्या करते हैं कि पूंछ पकड़ के खेत में जब बैठ गया तो उसको सहला के या डंडा लगा के उठा देते हैं, फिर वो चलने लगता है, थोड़ा काम कर लेता है। लेकिन पता लगा कि उसके बाद कुछ देर बाद और कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने के बाद वो पता लगा बैठ गया। अब आप उसको डंडा लगा के उठाना चाह रहे हैं तो उठेगा नहीं, बल्कि लेट जाएगा, और अब उसके बस का नहीं है, अब फिर उठ के वो हल जोतने वाला नहीं है। वही हाल है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो गई है कि अब फर्दर नाइट्रेशन जो है वो कतई नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब कि इसका रूट हम लोग फिर दूसरा इस्तेमाल करते हैं। जब आपको एग्ज़ाम में कहेगा कि बेंजीन से आप जो है वो बनाइए इस तरह का कंपाउंड, तब आप इस रूट का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है ये एग्ज़ाम में कि आपको अगर ये चीज़ बनानी है, 1,3,5 बेंजीन आपको बनानी है, इसको हम लोग बोलते हैं TNB 135, नाम पता है 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रो। आपको जो मेथड अभी मैं दिखाया कि आप लगातार नाइट्रेशन करके इसे नहीं बना सकते हैं, तब इसी रिएक्टिविटी के ज्ञान से आप क्या करें, अगर आपको बनाना है तो आपका आंसर क्या होगा, पहले बेंजीन से आप फेनॉल बना लीजिए। बेंजीन है, बेंजीन में आपने NaOH डाला है, गर्म किया है, आपको NaCl निकल गया है और आपको मिल गया फेनॉल। अब आपको पता है कि फेनॉल में OH ग्रुप इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, तब क्या करेगा ये, तब बड़े आसानी से नाइट्रेशन हो जाएगा। कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 डालते ही आप देखेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आसानी से आपका बन जाएगा OH और NO2 और NO2, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन जाएगा। और पुनः इस OH ग्रुप को हम गायब कर देंगे, Zn और जिंक डस्ट जो हमारे पास है, ये आगे चल के देखेंगे, गर्म कर देंगे और H निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा TNB, जो आप चाहते हैं वो आपको बन जाएगा।
तो ये रूट होगा। ये रिएक्टिविटी का ज्ञान है कि अगर आप बेंजीन को लगातार नाइट्रेशन करते जाएंगे और चाहेंगे कि बन जाएगा, TNB नहीं बनेगा। तब क्या करेंगे, बेंजीन पे एक ऐसे ग्रुप को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, और रिएक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि जो ही नाइट्रेशन हमने किया तो ही सारी पोजीशन जो है वो भर गई हैं, आर्थो और पैरा, और आपको मिल गया है पिक्रिक एसिड, और आपने जिंक डस्ट डाल दिया है, हैं, और जिंक डस्ट, और फिर आपको मिल गया है, फिर आपने इस OH को ख़त्म कर दिया, आपको TNB मिल गया। सो दिस इज़ द नॉलेज ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के द्वारा कैसे हम कन्वर्जन करेंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको BSc पार्ट 2 में, कंपटीशन में, सब में मिलेंगे, और ये नॉलेज आपके लिए बड़ी उपयोगी है। तो नॉलेज इज़ वेरी सिंपल कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगते जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग कि भाई जो OH ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, अगर आपने OH ग्रुप लगा दिया है बेंजीन के ऊपर, तो बहुत बार ये कन्फ्यूजन लोग बच्चों में आता है, हमें भी आता रहा है। हम लोग पूछते रहे हैं कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है कार्बन से, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है? प्रयोगों से देखा गया है कि ये डोनेटिंग ग्रुप है। नो डाउट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, लेकिन रिजोनेंस के कारण, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करता है। मैंने इसको एक बार कन्फ्यूजन मैंने भी पूछ लिया अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मैंने अपने प्रोफेसर मुखर्जी से ये बात पूछ ली। तो उन्होंने कहा कि अपने हमारे 2 दोस्तों को कि भाई बताइए, आपको भूख लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, नहाएंगे पहले कि खाना खाएंगे? तो मैंने कहा मैं नहाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तब इनको आप 2 दिन भूखा रखिए घर पे हॉस्टल में, फिर देखिए कि नहाते हैं कि खाना खाते हैं। तो वही मुझे घटना याद हो गई कि ये कंपटीशन हो जाएगा कि ये विड्राइंग की तरह रहे कि या डोनेटिंग। तो ड्यू टू रिजोनेंस इट इज़ डोनेटिंग, ये डोनेटिंग की तरह बिहेव करता है। तो हमेशा याद रखिए कि बेंजीन के ऊपर OH है, NH2 है, ये लोग डोनेटिंग ग्रुप हैं। R जो है वो माइल्ड डोनेटिंग ग्रुप है, और NO2 है, साइनाइड है, ये लोग कौन है, विड्राइंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप लगते जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, विड्राइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। सो दिस इज होल द स्टोरी। क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, आप उसका आनंद लेते जाएंगे। दिस इज द फंडामेंटल नॉलेज। और मैं अपनी वीडियो को आज बस इतना ही बेस्ट ऑफ लक कहते हुए आपके लिए रोक रहा हूँ, और अगला लेक्चर जो होगा वो ओरिएंटेशन की हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी आपने समझा है, अब आपको ओरिएंटेशन समझना है, जो कि अगली वीडियो में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।